जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एमसीक्यू के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एमसीक्यू का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे प्रश्नों को डिस्कस करा था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस सेशन में भी हम लोग वैसे ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं बायोलॉजी को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करना और वो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का और संक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताइए। आपको एक रिएक्शन दिया जा रहा है जिसमें NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और आपको बताना है कि यह अभिक्रिया करने के बाद कौन सा यौगिक बनाएगा। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है अमोनियम कार्बोनेट। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आपको रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन के उपरांत कौन सा यौगिक बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है जिसका यूज हम लोग कभी कभी भोजन को जल्दी पकाने में करते हैं और जो आपका क्या है, एक प्रकार का असंक्षारक क्षार है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो आप ये बताओ कि हमको जो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका रिएक्शन दिया गया है उसमें आपका NaCl किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? तो गुरुजी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ NH3 के साथ रिएक्ट हो रहा है और आपको बताना है कि जब ये सभी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तब ये क्या बनाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका NaCl है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग साधारण लवण कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? तो साधारण नमक कहते हैं और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये आपका क्या है? वाटर है और ये क्या है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका NH3 क्या है? आप सभी याद रखना, इसी को क्या बोला जाता है? अमोनिया बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा और अमोनियम का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी NH3 होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे? अमोनिया पढ़ेंगे और जहां पे भी आपका NH4 लिखा हुआ रहेगा उसको आप क्या पढ़ेंगे? तो उसको आप अमोनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अमोनियम पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि जब ये सभी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे तब आपको कौन सा पदार्थ बनेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब ये सभी पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तब ये आपका NaHCO3 और साथ में क्या बना लेगा? तो NH4Cl बना लेगा। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या बनाएगा? NaHCO3 बनाएगा और साथ ही क्या बना लेगा? NH4Cl बना लेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। साथ ही साथ आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यही जो होता है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो खाना को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है और ये क्या होता है? तो एक प्रकार का असंक्षारक क्षार होता है। क्या होता है? एक प्रकार का असंक्षारक क्षार होता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए करते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के उपरांत ऐसा कौन सा यौगिक बनता है जिसका उपयोग भोजन को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है और जो कि आपका एक असंक्षारक क्षार है, तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बेकिंग सोडा बन रहा है इसी बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? भोजन को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है और असंक्षारक क्षार के रूप में किया जाता है, यानी कि पेट के एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो हम तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका बेकिंग सोडा है इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग खाना पकाने या फिर असंक्षारक क्षार के रूप में ही नहीं करते हैं, इसका उपयोग इनो बनाने में भी किया जाता है। तो आप सभी लिख सकते हैं इसको कि इनो के निर्माण में भी
इनो के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये इनो क्या होता है, तो आप सभी इस चीज से परिचित जरूर होंगे। जब किसी को बहुत ज्यादा पेट में एसिडिटी हो जाता है तो वो जाता है मेडिकल के दुकान से एक इनो लाता है और उसको पानी में डाल करके झाग सहित पी जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो इनो आप एसिडिटी कम करने के लिए पीते हैं वो एक्चुअली किससे बना होता है, तो आप कहेंगे बेकिंग सोडा से बना होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बना होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसी बेकिंग सोडा का उपयोग कहां पे किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, और मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया भी है। तो आप चाहें तो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारा NaHCO3 है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, आप कहेंगे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे गुरुजी आपने ये भी बताया है कि इसमें H2SO4 यूज किया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाता है। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब ये कौन सा गैस बनाता है, आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि आग बुझाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन जरा सा ये बताओ कि NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी को क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। और साथ ही साथ चला सभी ध्यान में रखना कि अमोनियम क्लोराइड को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग हिंदी में नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप एक और खास बात ध्यान में रखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, कि आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो NaHCO3 है ये क्या हो जाता है, हमारा बेकिंग सोडा हो जाता है। क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा हो जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, यानी कि जो आपका बेकिंग पाउडर बनता है उसके निर्माण में कौन कौन से अवयवी पदार्थ भाग लेते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है इसमें क्या रहता है, तो गुरुजी बेकिंग सोडा रहता है। क्या रहता है, बेकिंग सोडा रहता है, और साथ ही साथ क्या रहता है, टार्टरिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है, आप कहेंगे टार्टरिक एसिड रहता है। और आपके कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप कहेंगे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो आप कहेंगे जब बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है तब क्या बनता है, तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो आप सभी इस चीज को ध्यान में भी रखेंगे कि बेकिंग सोडा के लिए हम लोग सूत्र NaHCO3 लिखते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर के लिए आपका क्या हो जाता है, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड हो जाता है। ये डिफरेंसेस भी आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बहरहाल उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें CH3CH2OH प्लस 3O2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, और आपको बताना है कि जब ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है आपका 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊर्जा, और आपका चौथा ऑप्शन है CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि यहाँ पे रिएक्शन किसके किसके बीच हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया है उसमें कौन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो CH3CH2OH किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया कर रहा है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये हमारा किस प्रकार का कंपाउंड है, तो मेरे मित्र आप सभी देख रहे होंगे इसमें क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं ये आपका एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन में कौन सा कंपाउंड है, तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। OH आपका किस ग्रुप के कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी OH जो है ये अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के लिए क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये क्या है, तो कोई ना कोई अल्कोहल है। आप कहेंगे कि गुरुजी कौन सा अल्कोहल होगा, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यानी कि कार्बन आपका कितना है, तो गुरुजी 2 है। साथ ही ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, आप कहेंगे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 3 और 2 कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 5 हो जाता है। यानी कि ये हो गया C2H5 और ये आपका फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है वो एथेनॉल और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच हो रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपका अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जब भी अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब ये क्या बना लेगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ क्या बनाएगा, तो गुरुजी वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और क्या रिलीज होगा, तो ऊर्जा रिलीज होगा, यानी कि एनर्जी रिलीज होगा। आप कहेंगे कि सर जब आपने ये रिएक्शन बताया तो हमारे सारे ऑप्शन में तो यही चीज दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सही आंसर किसको चूज करेंगे। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होता है सिर्फ और सिर्फ उसी का वैल्यू होता है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग ना के बराबर पढ़ते हैं। वो तो हम लोग अपने अध्ययन के सुविधा के लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख देते हैं, लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण आपका केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से क्या होता है, गलत माना जाता है। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको संतुलित रूप में दिखाना होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान देंगे कि जब हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को संतुलित करते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पहले हम लोग बड़ा कंपाउंड पकड़ते हैं। तो आप देखिए कि इस रिएक्शन में आपका बड़ा कंपाउंड कौन सा है, आप कहेंगे कि गुरुजी C2H5OH, यानी कि जो हमारा इथेनॉल है वो इस रिएक्शन में क्या है, बड़ा कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी नंबर ऑफ कार्बन 2 है यहाँ पे, लेकिन आपका प्रतिफल के साइड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, आप कहेंगे कि सर 1 है, जबकि ऑक्सीजन इसके साथ 2 जुटा हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को बराबर करेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर यहां भी हम 2 लगा दें तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपका हाइड्रोजन कितना है, 5, और 1 हाइड्रोजन आपका यहां पे है, यानी कि टोटल हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड कितना है, आप कहेंगे 6 है, लेकिन जब आप प्रतिफल के साइड जाएंगे तो आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितना है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी टोटल हाइड्रोजन तो हमारे पास 2 ही है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे भी आपको 6 करना होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 2 पहले से है और हमको इसको 6 करना है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 3 लगा दें तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन इधर भी 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर भी 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इधर तो हमारा ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने H2O के पहले क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा 6 हाइड्रोजन हो गया और कितना हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन आपने बैलेंस नहीं करा है, तो क्या करेंगे, अब हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 2 कार्बन है और साथ ही साथ 2 2 जा 4, यानी कि ऑक्सीजन कितना है इधर, तो ऑक्सीजन 4 है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि 4 और 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 7, यानी कि प्रतिफल साइड में आपको ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं। आपको देखना है कि इधर है या नहीं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 3O2 लिखा हुआ है, तो एक चीज तो पहले ही क्लियर है कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन पहले से मौजूद है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 7, यानी कि दोनों और जितने भी परमाणु हैं उन सभी का जो संख्या है वो क्या है, बराबर है। और ये जो आपका आप समीकरण है ये क्या है, आप कहेंगे कि सर संतुलित है। क्या है, संतुलित है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब CH3CH2OH ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कितने ऑक्सीजन के साथ, 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब ये क्या बना लेगा, तो 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, पानी के 3 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और क्या रिलीज होगा, तो गुरुजी ऊर्जा रिलीज होगा। तो अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर एक पीले रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है ट्यूब में से सफेद धुआं निकलता है, चौथा ऑप्शन है क्रिस्टल तुरंत गल जाते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी सूखा टेस्ट ट्यूब में जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेजी से गर्म किया जाता है तब वहां पे क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आपका क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, और इसमें आप क्या ले रहे हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन के अनुसार इसमें हम लोग लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल लेंगे। क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल लेंगे। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये लेड नाइट्रेट क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि लेड नाइट्रेट के लिए फॉर्मूला होता है PbNO3 होल 2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट कहते हैं, और इसी का क्रिस्टल हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, तो इस टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन के अनुसार क्या किया जा रहा है, इसको तो तेजी से गर्म किया जा रहा है।
क्या किया जा रहा है? तो गुरुजी इसको तेजी से गर्म किया जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब लेड नाइट्रेट को तेजी से गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट के अलावा और कोई पदार्थ नहीं है। तो जैसे ही लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा इसका क्या होगा सर? अपघटन हो रहा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे मित्र। ध्यान देंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं PbNO3 यानी कि जो आपका लेड नाइट्रेट है इसका हम लोग उष्मीय अपघटन करते हैं। तेजी से गर्म करेंगे तो क्या करेंगे सर? इसको उष्मा देंगे और ये क्या होगा? टूट जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट का उष्मीय अपघटन करते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है? तो गुरुजी तब हम लोगों को PbO मिलता है यानी कि लेड ऑक्साइड मिलता है। साथ ही साथ क्या मिलता है? तो गुरुजी NO2 मिलता है जिसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। और क्या अलग होता है? तो गुरुजी ऑक्सीजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब आपका लेड नाइट्रेट अपघटित होगा, डिकम्पोज होगा, तब ये क्या बनाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी PbO बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग लेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्या हो जाता है? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ऑक्सीजन तो आप सभी समझ रहे होंगे। तो आपको हमेशा ये रिएक्शन ध्यान में रखना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक खास बात ध्यान में रखना होगा। वो क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लेड नाइट्रेट होता है इसका कलर कैसा होता है? तो लेड नाइट्रेट का कलर सफेद होता है यानी कि व्हाइट होता है। लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? सफेद होता है यानी कि व्हाइट होता है। जब ये अपघटित होता है तो जो आपका लेड ऑक्साइड बनता है इस लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? तो इस लेड ऑक्साइड का कलर पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है? तो गुरुजी इसका कलर ब्राउन होता है यानी कि भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी फिर ऑक्सीजन का कलर कैसा होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन में कोई कलर नहीं होता है, ये कलर लेस होता है। आप कहेंगे कि सर जब लेड नाइट्रेट हमारा अपघटित होकर के लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड पीला कलर का है और जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर का है, तो यहाँ पे जो ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होगा? एक प्रकार का गैस होगा। यानी कि जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलने के चलते ये जो पूरा ट्यूब होगा वो क्या होगा? तो गुरुजी फ्यूम्स से भर जाएगा। किससे भर जाएगा? फ्यूम्स से भर जाएगा यानी कि धुआं से भर जाएगा। काहे कि यहाँ पे दो प्रकार के गैस निकल रहे होंगे, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन गैस। मेरे मित्र आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा ये किस प्रकार के धुआं से भर जाएगा? आप कहेंगे भूरा रंग के धुआं से भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेड नाइट्रेट को तेजी से गर्म किया जाएगा तो अवशेष के रूप में आपको क्या मिलेगा? तो गुरुजी ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखाई पड़ेगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जो भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी आपने तो ये भी बताया है कि यहाँ पे इस रिएक्शन के उपरांत लेड ऑक्साइड बनता है जिसका कलर पीला होता है। तो हमारे पहले ऑप्शन में तो ये भी दिया हुआ है कि एक पीले रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि जो आपका लेड नाइट्रेट है उसके विघटित होने से जो लेड ऑक्साइड बनता है उसका कलर कैसा होता है, तब आप क्या कहते हैं कि उसका कलर पीला होता है और जो अवशेष होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। तो वहां पे आपको लेड ऑक्साइड के बारे में स्पेसिफाई किया जाता। लेकिन अगर आप एक नजर इस केमिकल रिएक्शन हो रहे टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा और इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमको दूर से ही कैसा दिखाई पड़ेगा? तो भूरा रंग के धुएं के जैसा दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे आपको स्पेशली क्या कहा जा रहा है कि जो आपका रिएक्शन होता है उसके ऑब्जर्वेशन के दौरान आप क्या देखते हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी हम भूरा रंग का अवशेष देखते हैं जो कि हमारा गैस के रूप में होता है जिसको हम लोग फ्यूम्स भी कहते हैं। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, अगर ये पूछा जाता कि जो लेड ऑक्साइड बनता है उसका कलर कैसा होता है, तब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसका कलर पीला होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है CO2, दूसरा ऑप्शन है CuO, तीसरा ऑप्शन है CO, चौथा ऑप्शन है Cu। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब इसमें आपका अपचयन अभिकारक कौन सा होता है?
आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप सभी क्या देख रहे हैं कि आपके कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, तो गुरुजी इससे ऑक्सीजन हट जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो जरा सा आप ये बताओ कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन हट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उसी को हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अवकरण अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अवकरण अभिक्रिया को ही हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन आके जुट जा रहा है और ये क्या बना ले रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है और इसीलिए यहाँ पे आपका कौन सा अभिक्रिया हो रहा होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं या फिर इसी को हम लोग हिंदी में उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब सरल सा है कि कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पे कॉपर को अकेला छोड़ दे रहा है, यानी कि इससे जो ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। साथ ही यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और ये क्या बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो गुरुजी यहाँ पे उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। जरा सा आप ये बताओ यहाँ पे अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। आप कहेंगे कि गुरुजी तीर चिन्ह के बाईं साइड में जो भी है वो क्या है, अभिकारक है, और इधर जो भी है वो क्या है, प्रतिफल है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब इसमें अपचयन अभिकारक कौन सा होता है, यानी कि वैसा कौन सा अभिकारक है जिसका अपचयन हो रहा है। चला, जब अपचयन होगा तो ऑक्सीजन उससे टूटेगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, इससे ऑक्सीजन टूट रहा है, इसीलिए अपचयन इसका हो रहा है और ये क्या है, अभिकारक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे एक और पॉइंट यहाँ पे, क्या कि वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुट रहा हो और हाइड्रोजन हट रहा हो, वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो और हाइड्रोजन क्या होता हो, हटता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटता हो और ऑक्सीजन क्या होता हो, हटता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी उसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं या फिर हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, या फिर हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहां भी रेडॉक्स रिएक्शन की बात की जाएगी, जहां भी रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाएगी, तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है। ऑप्शन दिया हुआ है पायस, दूसरा ऑप्शन है अघुलनशील लवण, तीसरा ऑप्शन है क्षार, चौथा ऑप्शन है अम्ल। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है जिसको आप सभी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के दौरान क्या उत्पादित होता है। आप कहेंगे सर कई बार पढ़े हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप उत्पादित होता है, यानी कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, फॉर्म होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं पे भी अवक्षेप की चर्चा नहीं की गई है। फिर मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम इसके रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि जब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, NaCl के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बना लेता है, तो गुरुजी ये AgCl बना लेता है, जो कि क्या होता है, एक अवक्षेप होता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जहां भी अवक्षेपण अभिक्रिया होगा वहां पे क्या बनेगा, तो अवक्षेप बनेगा, यानी कि प्रिसिपिटेट बनेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया भी है कि अवक्षेप क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये दही जैसा सफेद पदार्थ होता है।
क्या होता है? दही जैसा सफेद पदार्थ होता है। एक्चुअली में ये क्या होता है? तो गुरुजी ये एक प्रकार का लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है। अच्छा, ये अवक्षेप आपको कैसे दिखता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जहां पे ये रिएक्शन हो रहा होता है वहां पे प्रोडक्ट में ये जो हमारा अवक्षेप होता है वो रिएक्शन के ऊपर में तैरते रहता है, यानी कि दही जैसा सफेद पदार्थ जो होता है वो रिएक्शन के ऊपर में क्या होता है? तैरते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये तैरते रहता है तो ये आपका क्या होता है कि जल में घुलनशील नहीं होता है। कोई भी चीज अगर जल में घुलनशील होगा वो तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज उसमें नहीं डिसॉल्व हो पाएगा तो वो क्या होगा? आप कहेंगे तैरते रहेगा। जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी ये अवक्षेप जो कि दही जैसा सफेद पदार्थ है ये रिएक्शन में तैरते रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रकार का अघुलनशील लवण है। क्या है? आप कहेंगे कि ये एक प्रकार का अघुलनशील लवण है। और हमसे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है, वो क्या होता है? तो एक प्रकार का अघुलनशील लवण होता है जो कि प्रतिफल में आपको कैसे दिखाई पड़ता है? तो दही सफेद जैसे पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ता है जो कि रिएक्शन में क्या होता है? तो गुरुजी तैरते रहता है। और इसीलिए क्या कहते हैं कि सर ये हमारा एक अघुलनशील लवण भी कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अम्ल भी दिया हुआ है। तो ये तो हम सभी समझ रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो H+ आयन देगा वो अम्ल हो जाएगा। और साथ ही क्षार भी दिया हुआ है, तो कोई भी पदार्थ जो OH- आयन देगा उसको हम लोग क्षार कहेंगे। लेकिन ये बताओ कि ये पायस हम लोग किसको बोलते हैं? तो चला ध्यान में रखना कि पायस को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो गुरुजी जो दूध है हमारा वो किसका उदाहरण हो जाता है? पायस का, यानी कि इमल्सन का उदाहरण हो जाता है। साथ ही साथ जब आप ऑयल को पानी में मिला देते हैं, यानी कि ऑयल इन वाटर, आपका जल में तेल जो है वो भी क्या है? एक प्रकार का पायस का उदाहरण ही है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पायस जो है वो एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये पायस फॉर्म कैसे होता है? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसका एग्जांपल आपने अभी क्या देखा है? तो गुरुजी जो दूध है और साथ ही साथ जल में जो तेल चला जाता है, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो पायस के एग्जाम्पल होते हैं। तो आप ये बताओ कि जल में यानी कि पानी में तेल मिक्स होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं मिक्स होता है। लेकिन जल और पानी दोनों ही क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों ही लिक्विड है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो वैसा लिक्विड जो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, उस दोनों से क्या बनता है आपका? तो गुरुजी ये पायस बनता है। और जितने भी इमल्सन होते हैं उसका कंपोनेंटल फैक्टर क्या होता है? तो इमिसिबल लिक्विड होता है, यानी कि वैसा लिक्विड जो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है मिथीन, तीसरा ऑप्शन है इथेन, चौथा ऑप्शन है एथीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण में आपको क्या मिलता है। याद कीजिए मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेशन में करवाया है। आप सभी को मैंने बताया था कि जब हम लोगों को इथेनॉल से इथेन बनाना होता है, इथेनॉल से हमको क्या बनाना होता है? इथेन बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? तो पहले इथेनॉल का निर्जलीकरण करते हैं। इथेनॉल का क्या करते हैं हम लोग? निर्जलीकरण करते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इथेनॉल के निर्जलीकरण में डिहाइड्रेटेड एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इथेनॉल से इथेन बना रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी पहले C2H5OH, ध्यान में रखेंगे इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। इसको क्या करते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाते हैं। क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाते हैं और फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है? तो C2H4 मिलता है। क्या मिलता है? C2H4 मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। और साथ ही साथ क्या मिलता है? H2O मिलता है। क्या मिलता है? H2O मिलता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो C2H5OH को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म किया जा रहा है वो आपका कितना तापमान रहता है? तो क्वेश्चन के अनुसार 443 केल्विन तापमान रहता है। तो जब इस अल्कोहल से पानी पूरा इसका क्या हो जाता है? हट जाता है। जब ये आपका निर्जलीय हो जाता है तब ये किस में बदल जाता है? तो गुरुजी एथीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एथीन में बदल जाता है।
और फिर हम लोग क्या करते हैं कि गुरुजी ये जो हमारा C2H4 है इसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं किसके उपस्थिति में, तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और तब जाकर के ये किस में बदल जाता है, तो C2H6 इथेन में बदल जाता है। यानी कि एथेनॉल से इथेन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका कुछ इसी तरह से होता है, जिसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काम करता है। और क्या होता है, तो जो आपका C2H5OH है जैसे ही इससे पानी निकलता है ये किस में बदल जाता है, एथीन में बदल जाता है। और आपसे यही चीज पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब एथेनॉल का निर्जलीकरण होगा यानी कि जब इससे पानी बाहर निकलेगा तब ये किस में बदल जाएगा, एथीन में बदल जाएगा। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एथीन का इथेन में बदल जाना, एथीन का इथेन में बदल जाना कौन सी प्रक्रिया होगी, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है। आपको बताना है कि आपके चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा उष्मा निकलेगी। आपका पहला ऑप्शन है जल में वॉशिंग सोडा घोलना। आप कहेंगे सर ज्यादा उष्मा यहाँ नहीं निकलती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब जल में आप सर्फ को घोलते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह आपका दूसरा ऑप्शन है जल में ब्लीचिंग पाउडर घोलना। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ भी उष्मा नहीं निकलेगी। आपका तीसरा ऑप्शन है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। आप कहेंगे सर यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों, क्योंकि आपने कल के सेशन में बताया है कि जब भी जल में अम्ल या क्षार, जब भी जल में अम्ल या क्षार को क्या किया जाएगा, घुलाया जाएगा, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगी। और जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है जल में कॉपर सल्फेट घोलना। आप कहेंगे कि गुरुजी CuSO4 जो है वो एक प्रकार का सॉल्ट हो जाता है, तो जब इसको जल में घोला जाएगा तो यहाँ पे हीट वगैरह रिलीज नहीं होगी, जबकि जो हमारा जल है उसमें जब हम अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगी। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है, आप सीधे शब्दों में कहेंगे जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना एक अति उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है अपघटन, तीसरा ऑप्शन है दोहरा विस्थापन, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए कौन से अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की, तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया भी है कि तीर चिन्ह से जो आपका इधर पदार्थ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और ये आपका क्या हो जाता है, आप कहते हैं कि गुरुजी ये प्रतिफल हो जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो जरा सा आप ये बताओ, ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये गर्म होने से किस में टूट जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको कौन सी ऊर्जा की जरूरत होती है, आप कहेंगे कि गुरुजी उष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है। और इस रिएक्शन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये अभिकारक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो अपघटन अभिक्रिया होता है उसमें जो हमारा अभिकारक होता है वो क्या होता है, विभाजित होता है, टूटता है, और वहां पे हमको क्या जरूरत होती है, तो उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, हम सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा सा सवाल, ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। ऑप्शन दिया हुआ है उष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन है दहन, तीसरा ऑप्शन है उष्माक्षेपी, चौथा ऑप्शन है उदासीन। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने कल के सेशन में ही बताया है कि जब हम लोग दहन अभिक्रिया की बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं? दहन अभिक्रिया की बात करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंबसन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो जहां भी कंबसन रिएक्शन होता है वहां पे क्या निकलता है? तो गुरुजी ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। और हमसे क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, गर्मी इन द सेंस ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा दहन अभिक्रिया हो जाएगा। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आप में से कुछ मित्रों के मन में खटक रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे सीधे ना कहा जा रहा है कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगी, यहाँ पे यो लगाया जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी कंबसन रिएक्शन के एग्जांपल की, जैसे आपका जो प्राकृतिक गैस मीथेन होता है, जब ये ऑक्सीजन में जलता है, जो आपका प्राकृतिक गैस मीथेन है, जब ये ऑक्सीजन में जलता है, यानी कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब ये क्या बनाता है? तो गुरुजी ये CO2 बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और फिर क्या बनाता है? H2O। और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? तो गुरुजी ऊर्जा रिलीज करता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका ऊर्जा होता है ये क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा होता है। और साथ ही साथ क्या होता है? तो गुरुजी यहाँ पे प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मेरे मित्र आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो आपका कोई भी कंबसन रिएक्शन होता है, कोई भी जो आपका दहन अभिक्रिया होता है, वो हमेशा किसके उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो? जुट रहा हो। ऑक्सीजन क्या हो रहा हो सर? जुट रहा हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जहां भी अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही होगी तो क्या वो ऑक्सीकरण होगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया आपका वैसा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ के साथ क्या होता है? जुटता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंबसन रिएक्शन है दैट्स ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बिल्कुल सर, क्योंकि जहां भी कंबसन होगा वहां पे आपको किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और अगर वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन के उपरांत हमको प्रकाश और ऊष्मा मिल रही है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट इट इज आल्सो बिलोंग्स टू द कंबसन रिएक्शन। और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये दहन अभिक्रिया से भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहां भी दहन हो रहा होगा वहां पे क्या हो रहा होगा? तो गुरुजी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे चूंकि हमारा जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ जुट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में ऊर्जा निष्कासित कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी ये हमारा संयोजन अभिक्रिया भी हो सकता है। आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ आपस में जुट रहे हैं तो संयोजन हम लोग कह सकते हैं। लेकिन संयोजन के प्रोसेस में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एकल प्रोडक्ट बनना होता है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपका बन जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं कि गुरुजी ये दहन अभिक्रिया है जहां पे क्या होते रहता है? ऑक्सीकरण होते रहता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका पहला स्टेटमेंट है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। आपसे कहा जा रहा है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद यानी कि प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होती है। आप कहेंगे बिल्कुल समान होती है, क्योंकि आपने ये कल भी बताया है कि जब भी हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो नंबर ऑफ एटम होता है, जो नंबर ऑफ एटम होता है किसके साइड? रिएक्टेंट के साइड, यानी कि अभिकारक के साइड, वो हमेशा किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम किसका? तो गुरुजी प्रोडक्ट का। किसका? प्रोडक्ट का। तो जो भी संतुलित रासायनिक समीकरण होंगे उसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ही सही है। आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि जहां भी बात किसकी की जाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात की जाएगी, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण की बात की जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर नहीं होगी।
अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है और हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।